अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है? खुश हैं? काफ़ी दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया है कि आप मौलाना फजल रहमान साहब के धरने के हवाले से आप बात कर नहीं रहे, और ख़ास तौर पे जब से मौलाना फजल रहमान साहब ने प्लान बी का जो है वो ऐलान किया है, तो कानूनी टीवी चैनल पे हमने कोई उसकी वीडियो नहीं देखी। तो दोस्तों, ये बात दुरुस्त है कि जब से मौलाना फजल रहमान साहब ने प्लान बी का इजहार किया है और उसके ऊपर अमल किया है, तो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज तमाम दोस्तों के साथ मैं वीडियो शेयर करने लगा हूँ। तो आपको बताऊंगा कि ये मैंने वीडियो थोड़ा सा डिले क्यों बताया, वो भी आखिर में आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जो मौलाना साहब का प्लान ए था, ए कैटेगरी का, वो इंतहाई सक्सेसफुल था, कामयाब था, बिल्कुल भरपूर कामयाब था। और बल्कि उसमें नून लीग जो है और पीपल्स पार्टी ये सर छुपाते फिर रहे हैं कि हम लोगों को क्या जवाब दें, हमने तो मौलाना साहब से बड़ा ताउन का कहा था, और फिर ये लेम एक्सक्यूज़, नहीं जी नहीं, ये ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। तो जनाब, हमने ये नहीं कहा था, हमने धरने का नहीं कहा था, हमने जुलूस का कहा था, फिर हम लाहौर क्यों नहीं आए? तो हमने मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुलाकात क्यों नहीं की? और नवाज शरीफ साहब भी तब थोड़े से सेहत में थे, तब मुलाकात क्यों नहीं की? बहरहाल, तो ये बातें, ये लेम एक्सक्यूज़ थे जो दोनों पार्टियों ने की है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इतना बड़ा धरना इस्लामाबाद में दिया जिसकी तारीख नहीं मिलती। अगर ये इमरान नियाज़ी का धरना होता इतना बड़ा, तो यकीन करें ये तो उसी वक्त भी पूरे पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लेता। तो उसके पास तो चंद वही लड़के होते थे और लड़कियां जो डांस वगैरह वो कर रहे होते थे। तो इनके पास सही ओरिजिनल जो है ना, मौलाना फजल रहमान साहब के बंदे थे, जिन्होंने भरपूर धरना दिया और डिसिप्लिन में दिया। मैं इसकी बड़ी तारीफ़ करूंगा। डिसिप्लिन में दिया, सफाइयाँ करते हुए नज़र आए, सपोर्ट्स करते हुए नज़र आए। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कोई अग्रेसिव बात नहीं की कि मैं कब्ज़ा कर लूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दूँगा, मैं पीटीवी पे हमला कर दूँगा, मैं रेडियो पाकिस्तान पे हमला कर दूँगा। ऐसी कोई भी बात उन्होंने नहीं की जिसको हम समझें कि ये जो है ना डिलीट होनी चाहिए या ऐसी। तो पहली जो फेज़ धरने की थी, उसकी तो हम मौलाना साहब को मुबारकबाद देते हैं कि दोनों पार्टियों के अदम ताउन के बावजूद मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना बेहतरीन रिकॉर्ड एहतजाज करवाया है, अपने कद को ऊंचा किया है, अपनी सियासी बसीरत को ऊंचा किया है। और वो नो डाउट अब जो है ना, वो उनकी वो हैसियत नहीं है जो पहले तीसरे चौथे कैटेगरी में उनका नाम आता था। तो प्लान ए में उनकी कैटेगरी भी ए हो गई है। मौलाना फजल रहमान की ज़ाती शख्सियत, उनकी जमात के हवाले से भी उनकी अब कैटेगरी सी डी से निकल के ए में आ गई है। ये तो पहली बात है। अब दूसरा जो प्लान बी जब से शुरू हुआ है, और मैंने वीडियो भी नहीं बताई, उसकी वजह बता दूं। दोस्तों, मैं एक सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूं, और मैंने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हमेशा बात करता हूं, बुनियादी जमहूरियतों के हवाले से हमेशा बात करते हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से हमेशा बात करते हैं। और मैं मौलाना फजल रहमान साहब के धरने की हिमायत भी ये कर रहा था कि आइन ने उनको हक़ दिया है कि वो ये धरना करें और उनकी बात ईवान तक, आवाम तक, सब तक पहुँचे। ठीक है। और आपको पता है, मीडिया को भी मैंने क्रिटिसाइज़ किया कि मीडिया भी नंबर 2 तरीके से उनकी वो कवरेज कर रहा था। अब जो प्लान बी का मौलाना का धरना है ना सर, इसके मैं हक में नहीं हूँ। ठीक है, क्यों नहीं हूँ? क्योंकि ये जो रोड बंद किए जाते हैं, इसके ऊपर मैंने बेशुमार वीडियो पहले भी बनाई थी। जब इमरान खान साहब ने कहा था मैं लॉकडाउन करूँगा, शेयर करूँगा, मैंने तब भी मजम्मत की थी। जो आवाम के हकूक़ आपके तब ख़त्म हो जाते हैं जहाँ से दूसरे की नाक शुरू होती है। ये बहुत फ़लसफ़ी का कायल है। वो एक बंदा छड़ी घुमा रहा था, तो वो छड़ी उसके दूसरे बंदे के नाक पे लग गई, तो उसने कहा जी छड़ी ना घुमाओ आप। उसने कहा नहीं जी मैं घुमाऊंगा, ये मेरा बुनियादी हक़ है। उसने कहा तेरा बुनियादी हक़ वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। तो ये जो प्लान बी है जिसमें रोड बंद करना है, मैं इसकी कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। इसमें सरासन आवाम को तकलीफ़ है, आवाम को तकलीफ़ है। 8 घंटे से देखें, उसमें हर तरह के लोग सफ़र कर रहे होते हैं, मजबूरी वाले, किसी ने फौतगी पे जाना है, किसी ने अस्पताल जाना है। सिर्फ ये नहीं कि एम्बुलेंस को रास्ता देना है, किसी ने अस्पताल वहाँ जाके पहुँचना है। तो इस तरह आप बड़े बड़े रोड अगर बंद कर दें तो ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है,
اور عوام کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، تو میں ان دونوں چیزوں کی کسی طریقے، اور اس کی چیز ہمارا آئین بھی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ مولانا صاحب جو ہے پلان بی کو وہ ریڈ زون میں لے کے جاتے، جب اتنے بڑے بندے انہوں نے اکٹھے کر لیے اسلام آباد میں، جن کی توقع نہیں تھی، جن کی پہلے امید تھی کہ حکومت روکے گی اور لوگ اتنے اکٹھے ہو بھی نہیں سکیں گے، تو مولانا صاحب نے جب اتنے بندے اکٹھے کر لیے تھے تو ان کو دھرنا ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو جو ہے انہوں نے پہلے دن کہا بھی تھا کہ دھرنا موجود رہے گا اور پلان بی بھی چلے گا، تو پھر یکدم پتہ نہیں کیوں انہوں نے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کچھ اے آر وائی والے تو اور باتیں کر رہے ہیں جی کہ ایک فون آیا اور فون کی وجہ سے مولانا سے، تو میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا۔ بہرحال مولانا صاحب بھی چونکہ عدم تعاون کی وجہ سے ان پارٹیوں کے انہوں نے ذہن بنایا ہوا تھا، تو یہ پارٹیاں اب تو بالکل نہیں، بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو پہلا ایف آئی آر درج ہوئی ہے روڈ بلاک کرنے کی، وہ راشد سومرو صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں جے یو آئی ایف کے، مولانا فضل الرحمان کے، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کروائی ہے، پہلی ایف آئی آر درج ہوگی کہ آپ نے رستے کیوں بند کیے یہ وہ۔ تو بہرحال یہ چونکہ ایک اوفینس ہے، رستے بند کرنا اوفینس ہے، جرم ہے، جرم، تو اس کی سزا بھی ہے، آپ کسی کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال بہتر تھا کہ مولانا صاحب پلان بی جو ہے وہ ریڈ زون کی طرف کرتے، یہ میرا مشورہ بھی ہے، اور ان کو وہ بہتر تھا۔ یہ روڈ بلاک کرنے کی ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، عوام کے لیے تکلیف ہے۔ تو مولانا صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے قانونی ٹی وی چینل کے ذریعے کہ آپ پلیز پلان بی کی شیپ کو بدلیں، اور اس کے خلاف احتجاج تو بالکل ان کا بنتا ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، لیکن اس حالت میں رستے روکنے والی چیز کو ہم اور قانونی ٹی وی چینل اور میں منصف عوام ہم سب اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ میری ویڈیو تھی جو میں نے بتایا کہ اتنے دن میں نے نہیں بتائی، تو اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے کر دی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔